Concept of domestic territory. We have discussed that other than the political frontiers of a nation, there are 5 important points which we need to keep in our mind to understand not a part of our domestic territory, not a part of our political frontier, but then also will be included in our domestic territory are: number 1, any ship to other nations. This one is the example. Have a look. Indian airline flying from Kathmandu to Colombo, it is not a part of our political frontiers, or we can say about domestic territory, we will have to include it in our domestic territory. Then after, Indian High Commission in Islamabad, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो कहीं भी है, वो भले ही हमारे करेंगे इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन. एंड अगर इंटरनेशनल वाटर्स पे कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी वाटर बॉडी पे कोई भी तरीके का अर्निंग सोर्स हमारे इंडियन ने लगा रखा है और वहां पे उसने एग्जीक्यूशन राइट्स होने के बाद भी हमारी कंट्री का माना जाएगा. 2 चीजें हमने पढ़ी थी जो हमारी कंट्री की हो के भी यहाँ की नहीं मानी जाएगी, यानी विद इन द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स तो है, बट हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते. फॉर ऑल ऑफ यू, वर्ल्ड बैंक ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है तो इंडिया के अंदर, फिर भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. नंबर 2, यूके हाई कमीशन इन इंडिया, यूके हाई कमीशन अगर इंडिया में है तो यूके का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या एम्बेसी अगर हमारे नेशन में है तो वो हमारे नेशन की नहीं मानी जा सकती. तो ये 5. नाउ इफ एनीवन इज अगेन एनी डाउट कि आपने बुक रीडिंग किया हो और आपको इनमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. Any question in any part of this concept? No? All right then. आगे देखिए, शुरू कर दी थी. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो ऑर्डिनरी हमारी कंट्री में रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है, लाइक नॉर्मली रह भी यही रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी यही परफॉर्म कर रहा है, उसको नॉर्मली पीपल्स और साथ में इसी के अंदर इंस्टीट्यूशंस भी आएगी. यस, देवांशी वांट टू आस्क समथिंग. यस बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. यस देवांशी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. Yes, beta, you are audible now. Beta, I'm not getting your voice. चेक पाएंगे 1 मिनट. Yes, have a look. आगे देखिए, ये हमने एक्सेप्शंस की बात उस दिन कर ली थी. एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है या फॉरेन विजिटर है घूमने के लिए अगर हमारी कंट्री में आ रहा है, हम फॉरेन एम्बेसीज के या ऑफिसेस के जो स्टाफ है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीके मूवी का, अगर यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे दिल्ली में है तो वो साथ नॉर्मल रेजिडेंट नहीं ट्रीट कर सकते. इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज नॉर्मल रेजिडेंट्स आल्सो इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पार्ट नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, सीजनल वर्कर, फॉरेन वेसल्स यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं तो उनमें जो क्रू मेंबर्स हैं या कोई सीजनल वर्कर्स हैं जिनको पार्टली बेसिस पे यहाँ पे भेजा जाता है तो उनको भी हमारी कंट्री का नहीं मानेंगे. बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं वो भी उसी कंट्री में, वहां के नहीं. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हैव अ लुक. Employees of international organizations are treated as residents of a country to which they belong. जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे, तो वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां का वो है, ठीक है, ना कि WHO ऑफिस जहां लोकेटेड है वहां का. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल WHO ऑफिस में मोर देन लोकेटेड है, वो इंडिविजुअल भी उसी कंट्री का हो जाएगा. 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा. एग्जाम्पल नंबर 1, अगर इंडिया में WHO का ऑफिस है और उसमें कोई अमेरिकन 4 मंथ्स के लिए, तो वो अमेरिका का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि वो लेस देन अ ईयर इंडिया में काम करता है. लेकिन उसी जगह अगर इंडिया में WHO का ऑफिस है, वहां एक अमेरिकन काम कर रहा है, मोर देन अ ईयर काम कर रहा है, तो अब इसमें जापानीज का एग्जांपल दिया हुआ है. इफ एन जापानीज इज वर्किंग इन WHO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे देखिए, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियलशिप. रेजिडेंशिप, सिटीजनशिप क्या होती है? हम जिस कंट्री में हमारा बर्थ हुआ है, हम उस कंट्री के एक सिटीजन नॉर्मली. एक लीगल कंसेप्ट है. देखिए क्या लिखा हुआ है. सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट. एक पर्सन है जहां बर्थ हुआ है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप उसको वहां की मिल जाएगी. और काफी केसेस में लोगों को सिटीजनशिप ऑब्टेन भी कर, उसका बर्थ इंडिया में नहीं है, इंडियन नहीं है वो बाय बर्थ, बट वो इंडिया में आके रहने लग जाता है, इंडिया में ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और वो चाहता है कि इंडियन टैक्स सिस्टम उस पर अटेन करनी पड़ेगी. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. अ पर्सन बोर्न इन इंडिया एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ठीक है, where a person is born, whereas a person born outside citizenship by applying under Indian legal system. जो इंडिया में जिसका बर्थ है उसको तो ऑटोमेटिकली मिल गई, बाकियों को हो सकता है ऑब्टेन करनी पड़े.
रेजिडेंशियलशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ऑब्टेन नहीं करना पड़ता, हमें मिल जाएगी, हम वहां के नॉर्मल रेजिडेंट अपने आप बन जाएंगे अगर हमने मोर देन 1 ईयर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म कर दी है। अगर हम मोर देन 1 ईयर वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जाएगी। आगे देखिए सम एग्जांपल्स फॉर यू, चलिए बताते जाना कौन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा। हैंड्स रेज करके वन बाय वन। पहले इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में एक इंडियन इंडिविजुअल काम कर रहा है। अब आपको बताना है मैम ये यूएसए का ही माना जाएगा। ये यूएसए का ही माना जाएगा। चलिए अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यस राहुल। मैम ये यूएस में कितने टाइम से रह रहा है? अगर वहाँ पे 1 ईयर से ज्यादा रह चुका है तो यूएस का माना जाएगा, बट एज ऑफ इंडियन टेरिटरी में रह रहा है तो इंडियन ही माना जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए रह रहा है। देखिए लगा ही माना जाएगा, हमारे यहाँ का नहीं माना जाएगा। बट अगर वो लेस देन 1 ईयर वहां रह रहा है तो वो हमारी कंट्री का ही माना जाएगा क्योंकि वो हमारी एम्बेसी में वर्क कर रहा है। राइट, ये आप पॉइंट नहीं दिया, ये मैंने आप लोगों के पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब आप ध्यान से मेरे पॉइंट को सुने और आंसर को सुने। करेक्ट आंसर ये है कि अगर एम्बेसी में कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्का सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है। ये जो राहुल का आंसर और लक्ष्य का आंसर हमने अभी क्रॉस वेरीफाई किया, ये इसका बेस था WHO। उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी वर्कर मोर देन 1 ईयर जहां वो ऑर्गेनाइजेशन है वहां अगर रह गया और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर गया तो वो उस कंट्री का बनेगा। ये पॉइंट नॉर्मल रेजिडेंट है। आई रिपीट, एम्बेसी वर्कर्स पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि वो मोर देन 1 ईयर रहते हैं कि लेस देन, क्योंकि एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो हमारी कंट्री का हिस्सा मानी जाती है। तो इसलिए एम्बेसी में कोई भी ना माना जाएगा जिस नेशन की एम्बेसी है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने जो लॉजिक्स दिए वो लॉजिक्स सही होते अगर यहाँ WHO लिखा हुआ होता। यस लक्ष्य, यू कैन अनम्यूट इट। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने बोला कि जिस देश में अपनी एम्बेसी होती है वो अपनी कंट्री का पार्ट होता है, तो जैसे अगर अपने को सिर्फ एम्बेसी जाना है तो वीजा लेना पड़ेगा क्या? बेटा हमें ना वीजा ऑब्टेन करना पड़ता है मूवमेंट के लिए। जब हमारा हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं तो हमें वीजा चाहिए होगा ना, क्योंकि एक्चुअली कैलकुलेशन में वैसा होता है। बाकी ये नहीं कह सकते हम, जैसे यूएस में इंडियन एम्बेसी, अब हम ये नहीं कह सकते हम इंडिया में रह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये तो इंडिया का ही पार्ट है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए और किसी की कंफ्यूजन है क्या तो आप पूछ सकते हो बेटा। अगर यही इंडिविजुअल WHO के ऑफिस में काम कर रहा होता तो एम्बेसी में वर्क कर रहा है, तो आपको एक पॉइंट याद रख लेना है, एम्बेसी वर्कर जिस कंट्री की एम्बेसी है उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, भले ही वो एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो। A Japanese tourist who stays in India for 2 months, एक जापानीज टूरिस्ट है 2 महीने के लिए इंडिया में रह गया है वो, तो क्या वो इंडियन हो जाएगा? हाँ जी उषा। नो मैम, जापानीज ही रहेगा वो। बिल्कुल, he will not be treated Indian going to Pakistan for watching the cricket match। अब तो हम जा ही नहीं पाते, IPL भी घर पे ही बैठ के देखते हैं, राइट। चलिए बताइए। हाँ जी वाहिनी। मैम इंडियन ही रहेगा। इंडियन ही रहेगा क्योंकि वो Yes. घूमने गए हैं, मैच देखने गए हैं। ओके नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है ना? क्या कह रहे हैं? इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। यूएनओ ऑफिस है, ऑफ रहे, तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ जी पीयूष। मैम वो इंडियन ही रहेगा। बिल्कुल वो इंडियन ही रहेगा क्योंकि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ होता इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर मोर देन 1 ईयर, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? मैम अमेरिका। अमेरिकन हो जाता वो, बिल्कुल सही। चलिए आज इंडिया, अगर इंडिया में है और WHO में इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इंडियंस ही होंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट है ये। आगे देखिए, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ, F पॉइंट, ताजमहल देखने अगर कोई आ रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन गया। नेक्स्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, इंडियन मुस्लिम्स अगर हज पे जा रहे हैं तो वो इंडिया के ही रहेंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम इसकी बुक रीडिंग भी लेंगे, कुछ पॉइंट्स हो सकता है बुक में हमें एक्स्ट्रा मिले, तो इस पार्ट के लिए हमें इसको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी हम पिकअप जरूर। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट आर यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। हमने क्यों पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल इनकम को? सॉरी, नॉमिनेशंस करेंगे तो हमें नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करनी होगी और डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करनी होगी। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होता है वो इनकम जो इंडिया के अंदर अंदर जनरेट हुई है, इंडिया के अंदर अंदर जनरेट हुई है, और नेशनल है इंडियन ने जनरेट की है कहीं भी रह के। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट पता हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट जरूर करना है। डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम कैसे आती है?
इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो गया ना डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो 3 चीजें इंक्लूडेड होगी। इंडियन एसेट्स ऑपरेटेड बाय इंडियंस बिटवीन टू अनदर नेशंस एंड इंटरनेशनल वाटर्स पे जो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स या जो भी इंडिया के ऑपरेशंस में, और 2 चीजें एक्सक्लूडेड भी होगी, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया एंड ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस हुआ, वो सारा आउटपुट डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। On the other hand, national income is calculated by adding up the output produced by normal residents of a country. के normal resident नहीं बनाया, no matter वो कहाँ बना रहा है, कहीं भी बना रहा हो, हम उसको national income मिलेंगे। इसके कैलकुलेशन के लिए जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो क्या क्या एड लेस करना होता है, वो हम ये चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है हमने। चैप्टर 2 टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या था, नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड फैक्टर पेमेंट, एक होती है ट्रांसफर इनकम और एक होती है फैक्टर इनकम, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। यस मैम, इसमें वो एक पीछे वाली स्लाइड थी ना, ये वाली, उसका मैम वो फर्स्ट पॉइंट, नो मैम इससे भी पीछे ये? वाली वो क्वेश्चन थे ना। हाँ मैम, इसमें मैम फर्स्ट देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब आप लोगों में कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन आया कि टाइम टेन्योर मेंशन कर देते तो शायद हमारा इंडियन नहीं होगा और लेस देन 1 ईयर काम कर रहा है तो इंडियन होगा, ऐसा आपको लगा होगा। क्यों लगा होगा? इस स्लाइड की वजह से। देखिए ये वाली स्लाइड रीड कीजिए, मेरे हिसाब से इसकी वजह से लगा होगा। बट इसमें आप हाईलाइट कीजिए, अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंट्री का मानेंगे जहां से वो बिलोंग करता है। बट अगर वो मोर देन 1 ईयर किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहा है तो वो उस कंट्री का हो जाएगा। एम्बेसी चाहे जिस भी कंट्री में जिस भी ड्यूरेशन के लिए काम करवा रही है किसी वर्कर से, जिस कंट्री की एम्बेसी है वो वर्कर उसी कंट्री का माना जाएगा। इज इट ओके? इज इट Yes, ओके ma'am. शान? ऑल राइट, चलिए तो ये हमने फर्स्ट, गिव मी 1 minute, आई हैव टू चेंज द स्लाइड ऑन द स्क्रीन। One more minute, till that just recall the topics। हमने नॉर्मल रेजिडेंट में क्या पढ़ा, हमने डोमेस्टिक इसमें टेरिटरी के अंदर क्या क्या पढ़ा, राइट? 5 पॉइंट्स हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड याद रखने, तो ये आप दिमाग में रिकॉल करें। तब तक आपके सामने स्क्रीन पे होगी आपकी नेक्स्ट स्लाइड। There is some problem, I guess. Give me 1 more minute. For once I am sharing the book with you, क्योंकि स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। आपके साथ बुक शेयर कर रही हूँ, इसके फॉर्म में आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगी, आपकी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी स्लाइड, ताकि आपको हेल्प मिल जाए उससे। अगेन इट इज टेकिंग टाइम, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप उसके बाद ये इजी हो जाए। Let me know if it is visible to you or not. Now I have shared the screen. Wait for a second. Yes, okay, all right. It is visible to all of you, right? देखिए, concept of transfer income and factor cost, ये हमारा next topic है। आज का जो next topic है वो है क्यों छोटा सा। उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है और फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए, आपके घर पे गेस्ट आए, ठीक है? आपके घर पे गेस्ट आए और अब आपके घर पे एक मेड भी है जो परमानेंट आपके यहाँ ही रहती है और आपके यहाँ पे आपकी जो बेसिक हाउस होल्ड टास्क है उसमें आपकी मदर की हेल्प करती है। नाउ हैव अ लुक, सुनिएगा ध्यान से। 1 वीक तक गेस्ट रहे, ये उनके क्लोथ्स को भी क्लीन आउट किया और कुछ बेसिक उनके लिए जो भी उनके कपड़े आयरन करना या ये सारे काम किए। अब जब गेस्ट आफ्टर वीक जा रहे थे तो आपने उनके पैर छुए। बेसिकली जब गेस्ट जाते हैं तो हमें पैसे देके जाते हैं ना, तो उन्होंने आपसे 200 रुपीज या 400 रुपीज पकड़ा के गए। नाउ जो पैसे उन्होंने आपको दिए वो तो है ट्रांसफर इनकम, 1 साइडेड रिसिप्ट है। आपने उस पैसे को लेने के लिए कोई 200 रुपए या 400 रुपए, वो उसकी फैक्टर इनकम है। वो मनी उसको इसलिए मिला क्योंकि उसने 1 वीक तक उनके लिए भी एडिशनल वर्क किया। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो फैक्टर इनकम क्या है? इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय, वो अपनी सर्विस देके बदले में जो पैसा रिसीव करते हैं वो फैक्टर इनकम हुआ करती है। और ट्रांसफर इनकम वो 1 साइडेड रिसिप्ट है जो लोगों को मिल जाती है ऐसे ही।
जैसे बर्थडे पे हमारा बर्थडे आया और बर्थडे पे हमें किसी ने 500 रुपए दे दिए, किसी ने 1000 दे दिए, दादाजी ने भी दे दिए, सबने दे दिए, तो ये ट्रांसफर रिसिप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल ने ऑफिस जाके वर्क किया और बोनस मिला, तो ये उसकी फैक्टर इनकम है। ये उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने काम किया है, उसने मेहनत की है। तो आप देखिए इसका मीनिंग देखिए, फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विसेज दी और प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विस के बदले में उन्होंने कुछ इनकम रिसीव की। तो ये इनकम उनकी फैक्टर ए होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड ने क्या रिसीव किया होगा? रेंट। लेबर ने रिसीव किया होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस, आपको वेजेस वर्ड पता है, उसको वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कह सकते हैं। कैपिटल ने रिसीव किया होगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ने रिसीव किया होगा प्रॉफिट, राइट। आगे देखिए, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना प्रोडक्टिव, यहाँ प्रोटेक्टिव लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ आपके लिए, बिना प्रोडक्टिव सर्विस दी ट्रांसफर इनकम। चलिए, इट इज करेक्ट नाउ। तो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी मैंने कोई एग्जांपल, स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली पढ़ाई करना एक मेहनत का काम है, उसी बच्चे को मिलेगा जिसने मेहनत किया है। लेकिन यहाँ ट्रांसफर इनकम में प्रोडक्टिव है क्या? नेशन में कोई जीडीपी में इंक्रीमेंट आया है क्या? अगर आया होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे, एल्स नॉट। तो स्कॉलरशिप जो रिसीव हुई वो ट्रांसफर इनकम है। अब देखिए आपके लिए आगे क्या है। ट्रांस यूनिलैटरल रिसिप्ट, वन साइडेड कंसेप्ट है ये, यूनिलैटरल रिसिप्ट कहा जाता है इससे। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। इसको इन योर माइंड कि ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 तरीके के ट्रांसफर्स होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफर, एक होता है घर पे आए, उन्होंने आपको देखा कि भाई आप फोन से क्लासेस ले रहे हो, आपका फोन थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है, ठीक है। पापा ने आपको पिछले ही साल नया फोन दिलाया था, तो पापा अभी न्यू फोन दिलाने के लिए रेडी नहीं है, आप नए के लिए आए हैं। कोविड की सिचुएशन में जनरली समझ लेते हैं कि वो महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी कोविड स्प्रेड हो गया तो सब वापस अपने होम टाउन आ रहे हैं, तो आपके चाचा जी भी अपने होम टाउन आ गए। अब उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया बोला कि भाई नया फोन दिला दो। पापा ने कहा कोरोना चल रहा है, अभी पिछले साल ही नया फोन दिलाया है, मेरे पास तो बजट नहीं है। अब क्या हुआ, चाचा जी ने आपको 15,000 रुपीज दे दिए फॉर परचेजिंग अ न्यू मोबाइल, कैपिटल ट्रांसफर। उन्होंने आपको ट्रांसफर पेमेंट किया क्योंकि आप उनके रिलेटिव हो, आप उनसे क्लोज हो, तो उन्होंने आपको कहा बेटा नया फोन ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि इस फोन में प्रॉब्लम आने लग गई है और आप क्लासेस ले रहे हो, तो कैपिटल ट्रांसफर है। सेकंड एग्जांपल, उन्होंने आपको कल 500 रुपीज दे दिए, बेटा पिज्जा ऑर्डर कर दो, डोमिनोज की डिलीवरी सेफ है, हमने जोमेटो के ऐड भी देख लिए, लो पिज्जा डिलीवर करके पिज्जा खा लो। ये करंट ट्रांसफर में। तो करंट ट्रांसफर जो नॉर्मली रेगुलर नेचर के हो सकता है, वो खाने पीने के लिए आपको हर 4 दिन में पैसे दे देते हो, लेकिन कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर नेचर के हैं, ये कोई एसेट परचेज करने के लिए। करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ द इनकम ऑन रेगुलर बेसिस, रूटीन में ये पेमेंट किए जाते हैं। पापा हमें चलते फिरते कभी रुपीज देते कि बाहर कुछ खाया हो या ये कर लो, तो वो करंट नेचर का ट्रांसफर है। लेकिन हमें अपनी इरेगुलर बेसिस पे होता है और ये अपनी वेल्थ में से दिया जाता है, अपनी सेविंग्स में से निकाल के दिया जाता है। आगे देखिए एग्जाम्पल, रीड कीजिए एग्जाम्पल को, और आप में से कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कीजिए। आई विल नॉट, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? Yes, raise your hands for explanation part. Okay, Lakshya will give the answer. Yes, Lakshya. मैम इसमें बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग्स दी कोविड-19 की सिचुएशन में फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के होने वाले पैसे हैं। बिल्कुल। क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई कैपिटल ट्रांसफर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को किया हो? मैम बजट के टाइम पे अगर बहुत बड़ा अमाउंट कुछ किया हो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको अपन कैपिटल ट्रांसफर कंसीडर बिल्कुल, करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। ये तो हमने पढ़ा पेमेंट्स मेड बाय सेंट्रल पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करंट एग्जांपल है, करंट ट्रांसफर है। ये वाला पढ़िए जरा, पेमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट क्रिएशन के लिए। तो इस ट्रांसफर पेमेंट को हम कौन सा ट्रांसफर कहेंगे? कैपिटल ट्रांसफर। तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने फैक्टर इनकम पढ़ा क्या होती है, फिर ट्रांसफर पेमेंट पढ़ा, फिर कुछ और डिफरेंस दिए गए, 3 डिफरेंस। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। करंट ट्रांसफर्स क्या लिखा हुआ है देखिए, ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ पेयर एंड इनकम ऑफ रेसिपिएंट एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड करंट ट्रांसफर। यानी जो पेयर है उसने अपनी करंट इनकम में से पे किया और जो रिसीवर है उसने करंटली इसको रिसीव करके करंट में ही एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये उसका करंट। ट्रांसफर्स इन कैश एंड इन काइंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेल्थ और सेविंग ऑफ द डोनर। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज एरर है।
कैपिटल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर है जो कैश में या काइंड में किए हैं फ्रॉम द वेल्थ और सेविंग ऑफ द डोनर। जिसने दिया है उसने अपनी वेल्थ में से या अपनी सेविंग में से दिया होगा। अगर चाचा जी ने आपको 15 से 20 हजार रुपए दिए हैं मोबाइल परचेज करने के लिए, ट्रांसफर तो रिकरिंग नेचर के रूटीन में होता ही रहता है, हमें थोड़े बहुत ऐसे पेमेंट्स मिलते ही रहते हैं। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर रूटीन का नहीं है, बार बार नहीं मिलेंगे कि आज लैपटॉप दिलाना। तो एग्जांपल्स दिए हुए, स्कॉलरशिप्स हो गई, गिफ्ट्स हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ये करंट ट्रांसफर्स है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रांट दे दिया, वॉर टाइम डैमेजेस को भी देखिए। आगे एक और चीज, फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट है। जब भी हम फैक्टर इनकम की बात करें तो ये हमने अर्न की है, मेहनत से कमाई है। जैसे मेड को अगर 200-400 रुपए कोई देके जा रहा है तो उसने मेहनत एक्सेप्ट है, इसके लिए हमने मेहनत नहीं करी होगी, है ना। आगे देखिए एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। आप मान लीजिए बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट इज गिवन बाय गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट। अगर सरकार रिटायरमेंट पे लोगों को पेंशन दे रही है वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को इसलिए दे रही है क्योंकि उन एम्प्लॉयज ने बहुत सालों तक। लेकिन अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पीपल को 500 रुपीज पर मंथ का पेंशन देती है तो वो पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट है। लोगों ने बूढ़े होने के लिए मेहनत नहीं की है, लोगों ने उसको रिसीव करने के लिए मेहनत नहीं की है। आपको पूछ ले इस पेंशन और ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, तो हमें अगर आंसर एक्सप्लेनेशन पार्ट में देना है तो हम लिखेंगे पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट विल बी ट्रीटेड एज बिकॉज दे हैव रेंडर्ड देयर फैक्टर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट फॉर ईयर्स। और अगर वही पेंशन गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पीपल को दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज इट हैव नॉट दे हैवंट। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब कल का जो कंसेप्ट होगा वो अलग रहेगा। कल का कंसेप्ट रहेगा हमारा ये कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बस ये एक टॉप चैप्टर 3 को आप इतना एंजॉय करेंगे, उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे कि आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कल पैक करेंगे। दैट यू हैव टू गो विद द चैप्टर। आपको अच्छे से बुक रीडिंग करनी है, मेक श्योर ये स्लाइड तो आपके पास रहेगी, बट अदर देन स्लाइड आपको बुक से वर्ड टू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। Those who are not having the refresher, you need not to worry. I will be forwarding you the refresher in the book. I will be forwarding you the PDF of chapter 1, 2 of macroeconomics. You can take help from the PDF. And in case of any doubt, you can ask me. We have already completed chapter 1. You have received the individual PDF. Now today I will forward you the topics of chapter 2 from that PDF. Only up to this part, up to the concept of transfer income and factor income. Okay, now anyone, any doubt? If yes, then you can ask me. Yes, Ken.